नमस्कार, मैं हूं नवीन पांडे। आप देख रहे हैं मध्य भारत की खबरें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज अपने राज्य में नव उद्यमों के दृष्टिकोण पर बात की। उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री मोदी की आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मंच का उपयोग हम राज्य के विकास के लिए बेहतर तरीके से कर रहे हैं और 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में हम सभी मिलकर काम करेंगे। ये राज्य के विकास के प्रति उनके दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। हमने अपने राज्य के अंदर हमारे नव उद्यमियों की दृष्टि से इस मंच का बेहतर से बेहतर उपयोग हो। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से आत्मनिर्भर देश और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश हम उनके उस बात को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में ऐसे किसी फोरम में राज्य के साथ राज्य की समृद्धि के लिए, औद्योगिक विकास दर को बढ़ाने के लिए विचारों के बलबूते पर व्यक्ति के जीवन को समृद्ध और सक्षम बनाते हुए उसके माध्यम से देश सेवा, प्रदेश सेवा करने के लिए युवा आगे बढ़े। इसी फोरम का जो मूल उद्देश्य है, ये सनातन संस्कृति से जोड़कर हमारे अपने उस गौरवशाली अतीत की तरफ ले जाता है जिस काल में भारत सोने की चिड़िया था। आइए हम सब मिलकर के 2047 तक भारत को उस रूप में ले जाए। मेरी अपनी ओर से बधाई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज खुशी जाहिर करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जिसने 1 साल के अंदर 2 जगहों पर मेट्रो ट्रेन बनाई है। इसके साथ ही 2 मेट्रोपॉलिटन एरिया भी स्थापित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया, अब इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन एरिया और भोपाल और आसपास के इलाकों को मिलाकर दूसरा मेट्रोपॉलिटन एरिया बन जाने से राज्य में एक नया रिकॉर्ड बनेगा। ये राज्य के विकास और समृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि देश के अंदर हमारा अपना राज्य मध्य प्रदेश 2 स्थानों पर 1 साल में मेट्रो ट्रेन चलाने वाला पहला राज्य बना है और न केवल मेट्रो ट्रेन चलाने वाला बल्कि मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने वाला भी। आज एक नया रिकॉर्ड बनेगा 2 टीन सिटी के नाते से इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन एरिया और भोपाल और आसपास के जिलों को मिलाकर दूसरा मेट्रोपॉलिटन एरिया। ये दोनों मिलकर के विकास की दृष्टि से विजन 2047 माननीय प्रधानमंत्री के यशस्वी उस भाव के आधार पर भविष्य में 2047 तक जब शहरीकरण देश की आधी आबादी शहरीकरण की तरफ जाएगी, ऐसे में उनके लिए समय रहते पहले से प्लान बना करके सुव्यवस्थित विकास के लिए मध्य प्रदेश योजनाबद्ध तरीके से आगे चल रहा है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर ये दोनों सौगातों की मध्य प्रदेश को बधाई। मध्य प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से भारत सरकार के स्थानीय शासन मंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी आ रहे हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और विगत दिनों से और अब आने वाले दिसंबर 28 तक लगातार और एक के बाद एक बहुत सारी सौगातें मिलती जा रही है। 23 तारीख को 2 मेडिकल कॉलेज माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार श्रीमान जेपी नड्डा जी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज गुरु गोविंद सिंह जी के बेटों जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी की शहादत को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने बताया कि इन दोनों नन्हे वीरों ने 9 और 6 साल की उम्र में अपने धर्म के लिए शहादत दे दी। 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने वीर बालक दिवस की घोषणा की थी ताकि इनकी वीरता और शहादत को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाया जा सके। मुख्यमंत्री ने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार पर भी दुख जाहिर किया। आज 10वें गुरु गोविंद सिंह के साहबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह जो मात्र 9 साल और 6 साल की उम्र में किसी भी तरह के दबाव में नहीं आए और अपनी आस्था और अपने धर्म के लिए अपनी शहादत दे दी। सबसे पहले उनके शहादत को नमन करते हैं और उनकी शौर्य गाथा आने वाली हमारी पीढ़ी, हमारे युवा भी जाने और उनके शहादत को यादगार बनाने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2022 में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित किया है। तो उनका धन्यवाद करते हैं। और आज यहाँ पर अल्पसंख्यक आयोग और शिक्षा विभाग के द्वारा ये वीर बाल रैली का भव्य आयोजन हुआ है, जिसमें हमारे स्काउट गाइड के, एनसीसी, एनएसएस के और स्कूल के बच्चे
शामिल हुए हैं। राष्ट्रीय कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस्तीफे की मांग कर रहे हैं जी, गृह मंत्री की इस्तीफे की मांग कर रहे कानून व्यवस्था को लेकर दंतेवाड़ा की घटना को लेते हुए। अब कांग्रेस की स्थिति क्या है पूरा देश को मालूम है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सारंगढ़ में गुरु घासीदास जी की रजत जयंती के समापन समारोह में कहा कि सारंगढ़ की इस पवित्र भूमि में गुरु घासीदास जी की रजत जयंती का 3 दिवसीय समारोह आयोजित किया जा रहा है और आज इसका समापन समारोह है। मेरा मानना है कि पिछले 25 वर्षों का सबसे अच्छा समारोह रहा। हम यही कामना करते हैं गुरु घासीदास जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। सारंगढ़ की इस पावन भूमि में जो परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की ज्ञान स्थली है और ये रजत जयंती महोत्सव का 3 दिवसीय आयोजन यहाँ पर हुआ था और समापन समारोह आज हुआ है और समिति के द्वारा हम सभी लोग आमंत्रित थे। तो सबसे पहले तो आयोजन समिति का बहुत बहुत आभारी हैं और आज पहली बार ऐसा हुआ है महोत्सव में कि जिनकी जयंती मनाने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं। परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की उनके वंशज 6वें पीढ़ी के वंशज गुरु खुशवंत साहिब जो आज हमारे प्रदेश में मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, वो स्वयं यहाँ पर पधारे हैं और मैं समझता हूँ कि 25 वर्षों में सबसे अगर अच्छा समारोह आज हुआ है तो अभी हुआ है और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जयंती की और उनका आशीर्वाद हम सभी लोगों को और पूरे छत्तीसगढ़ को मिलता रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो। सर, समाज ने एक मांग आपके सामने रखी है जिसपे भाजपा राज्य में भी और केंद्र में भी है, लेकिन उसके बावजूद भी ठोस कोई इस तरीके से पहल नहीं दिखाई दे रही। किस बात? जमीन को अरे तो हमारे पास तो पहली बार समस्या आया है ना, अब आया है तो हम पहल करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि शिक्षा विकास का मूल मंत्र है और जितनी अच्छी शिक्षा होगी उतना ही अच्छा प्रदेश का विकास होगा। इसलिए हम एक पहल कर रहे हैं और सुझाव दे रहे हैं कि जनप्रतिनिधि एक एक स्कूल को गोद ले लें। जब वे छात्रों से व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे तो शिक्षा की गुणवत्ता में निश्चित रूप से सुधार आएगा। शिक्षा विकास का मूल मंत्र है और जितना अच्छी शिक्षा होगी हमारी उतना ही अच्छा प्रदेश का विकास भी होगा, हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। इसलिए एक अभिनव प्रयोग करने जा रहे हैं और स्कूलों को हमारे जनप्रतिनिधियों को गोद लेने का सलाह दे रहे हैं और वहां पर वो लोग समय समय पर जाएंगे, बच्चों से मुलाकात करेंगे तो निश्चित रूप से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा। नेशनल हेराल्ड केस में छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर हमला किया है और कहा कि प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन होगा। मुंगेली में बीजेपी कार्यालय घिरा हुआ है जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता शामिल हुए। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन कार्यक्रम के बाद महात्मा गांधी और राहुल गांधी की फोटो सड़क पर पाई गई। इस पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। कांग्रेस पार्षद अरविंद वैष्णव ने खुद जाकर बैनर और पोस्टर उठाए। इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। अभी से कुछ घंटे पूर्व जो है ये कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सह सचिव और प्रभारी श्री देवेंद्र यादव भिलाई विधायक के अगुवाई में ये कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का जिला कार्यालय का विरोध प्रदर्शन किया था। विरोध में करीब 100 की संख्या में कांग्रेस जन यहाँ उपस्थित हुए थे अपने मुद्दों को लेकर और उसके बाद इन्होंने अपना काम निकल जाने के बाद अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह को, जिला प्रशासन के बैनर पोस्टरों को और दुर्भाग्यजनक हमारे 135 करोड़ देशवासियों के राष्ट्रपिता, उनके सम्मानी हमारे महात्मा गांधी जी का जिस प्रकार अपमान किया है, ये दुर्भाग्यजनक है। और ये आप देख सकते हैं कि ये असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस के द्वारा नाली के बगल में आपने जैसा देखा है यहाँ पर आवारा पशु आते जाते हैं, किस प्रकार इन्होंने कूड़े में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का किस प्रकार अपमान किया है। ये कांग्रेस का वास्तविक ये कांग्रेस का चरित्र रहा है। हम ये कहना चाहेंगे, देखिए कांग्रेस पार्टी हमेशा अपने फायदे के लिए लोगों का उपयोग कर रही है और दुख की बात यह है कि आज भाजपा कार्यालय के घेराव
कि इस उनके आंदोलन में, उस आंदोलन के बाद में गांधी जी की फोटो को सड़क पर छोड़कर चला गया। वो आंदोलन के बाद अपने नेता की फोटो को सड़क पर फेंक कर चले गए। उधर सरगुजा जिले में लंबे समय से निजी स्कूलों की मनमानी अभिभावकों के लिए सरदर्द बनी हुई है। स्कूल प्रबंधन बच्चों के ड्रेस, किताबें, कॉपी और अन्य सामग्री केवल अपनी बताई हुई दुकानों से खरीदने के लिए मजबूर करते थे। इससे मिली भगत का गोरखधंधा चल रहा था और अभिभावकों की मोटी रकम खर्च करनी पड़ रही थी। फीस में मनमानी बढ़ोतरी भी एक बड़ी समस्या थी। नवनियुक्त कलेक्टर अजीत बसंत ने स्पष्ट कहा है कि निजी स्कूलों का संचालन केवल शासन की गाइडलाइंस के अनुसार ही होगा। किसी भी स्कूल को गाइडलाइंस का उल्लंघन करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। विशिष्ट दुकान से सामान खरीदवाना या अवैध फीस वृद्धि करने वाले स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर अजीत बसंत का यह बयान अभिभावकों के लिए राहत की खबर है। छत्तीसगढ़ में निजी स्कूलों से जुड़ी ऐसी शिकायतें आम हैं। अब सरगुजा में प्रशासन की सख्ती से उम्मीद है मनमानी पर लगाम लगेगी। हालांकि आने वाला समय बताएगा कि निर्देश जमीनी स्तर पर कितने प्रभावी साबित होते हैं। लगातार मनमाने ढंग से फीस वसूली है, किसी पर्टिकुलर एक जगह में बुक ड्रेस खरीदने की बातें आती है, तो इसको लेकर अब आगे आपकी क्या है? फ़ी में वृद्धि हो या किसी खास दुकान से किताबें या ड्रेस खरीदने की बात हो, इस संबंध में शासन के निर्देशों का सख्ती से पालन करवाया जाएगा और शासन के जो निर्देश हैं उनके विरुद्ध में किसी भी संस्थान को कार्य करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सर, प्राइवेट संस्था जो है जो स्कूल में मनमानी तरीके से फीस जो लेने का काम कर रहे हैं, उसमें किस तरह से नियंत्रण या कोई किस तरह की गाइडलाइंस है? फ़ी के बारे में, फ़ी रेगुलेशन के बारे में गवर्नमेंट के गाइडलाइंस हैं। अगर कोई विद्यालय फ़ी को गाइडलाइंस के अगेंस्ट में बढ़ाता हुआ पाया जाता है तो उन पर विभागीय नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उधर बलरामपुर जिले में दल से बिछड़े हाथी का आतंक अभी भी जारी है। हाथी ने प्रेमनगर गांव में आतंक मचाते हुए एक किसान के घर को क्षतिग्रस्त कर दिया है और घर में रखे अनाज को खा लिया। हाथी के हमले के दौरान घर में सो रहे लोग किसी तरह भागकर अपनी जान बचाने में सफल हुए हैं। ग्रामीणों ने हाथी के आतंक से दहशत का माहौल है। पिछले 1 महीने से हाथी अपने दल से बिछोड़कर उत्पात मचा रहा है और अब ये वाड्रफ नगर वन परिक्षेत्र में अपना डेरा डाल चुका है। हाथी के हमले और उत्पात की वजह से आसपास के इलाकों में डर और असुरक्षा का माहौल बन गया है। और इसमें बड़ी खबर आ रही है।